नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। ये हफ्ता हरियाणा के लिए यानी यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति में काफ़ी गहमा गहमी वाला रहा तो कहना गलत नहीं होगा। इस हफ्ते बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। अब ये देखना लाजमी होगा कि ये तीनों उम्मीदवार जो हैं कितने खरे उतरते हैं। चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान ये कल का जो दिन था यानी शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ हुआ और प्रदेश की राजनीति अब क्या कह रही है। देखिए रिपोर्ट। बड़ौदा की रणभूमि में राज तिलक किसका होगा, ये फैसला तो बड़ौदा की जनता के हाथ में है। लेकिन इस रणभूमि में विजय पताका फहराने की कोशिश हर सियासी दल कर रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी ने अब तक अपने पत्ते बड़ौदा की जंग के लिए खोले नहीं थे, लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ौदा के रण में पहलवान योगेश्वर दत्त को ही उतारा है, जो विरोधियों को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दम भर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार इंदुराज पर दाव खेला है, जिसके दम पर कांग्रेस इस चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा के विजय रथ को बरकरार रखने की कोशिश में है। वहीं इनेलो ने इस चुनाव में जोगिंदर मलिक को मौका दिया है। अभय चौटाला खुद भी कई बार बड़ौदा में इनेलो की बम्पर जीत के दावे कर चुके हैं। इससे पहले राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा मंच भी इस चुनाव में हाथ आजमाने के लिए उतर चुका है। खुद सैनी ने भी इसके लिए नामांकन भरा है। वहीं योगेश्वर दत्त के नाम का ऐलान बीजेपी ने कल देर शाम कर दिया था, जिसके बाद आज सुबह योगेश्वर दत्त अपने गांव पहुंचे और गांव में अपने परिजनों से मुलाकात कर टिकट के लिए बीजेपी आलाकमान को शुक्रिया कहा। योगेश्वर दत्त ने साफ किया कि वो बड़ौदा की आवाज बनकर बड़ौदा के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। टिकट होने बाद पहली बार भी गाँव में सभी कोई भी हमारे गाँव में जो भी पहले आए तो टिकट होती गाँव में आती है तो और गाँव का सहयोग होता है, क्योंकि मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ खिलाड़ी था। गाँव ने बहुत ज़्यादा सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है और आज हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह मलिक भी साथ में यहाँ पे आए हैं और यही है कि भाई ये टिकट ना तो मेरी है, ये ना महेंद्र सिंह मलिक बड़े भाई की, ये पूरे गांव की टिकट है। ये गांव की झोली में डालने के लिए है। हाँ, गांव की झोली में और ये इलेक्शन गांव का हो, गांव में इलेक्शन लड़ेगा और बहुत ज़्यादा मतों से जीत जाऊँगा। अब बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर इनेलो या कोई और बड़ौदा की इस रणभूमि को अपने नाम कौन करेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को होना है और इस फैसले का खुलासा 10 नवंबर को नतीजों के ऐलान के साथ होगा। लेकिन तब तक हर सियासी दल अपनी एड़ी चोटी का जोर बड़ौदा के दंगल में लगाने में जुटा है। सोनीपत से जयदीप राठी के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन आज इंडियन नेशनल लोकदल में यानी शनिवार को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुआ और आखिर उनकी क्या वजह रही। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। इंडियन नेशनल लोकदल में शनिवार को एक अहम शख्स शामिल हुआ। जी हाँ, वो है श्याम सिंह राणा। भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल को छोड़कर उसको किनारा कर इनेलो में शामिल होने के पीछे उनकी वजह क्या रही, उनके क्या कुछ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर पीटीसी न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहले तो यही सवाल सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों और कैसे और कब आपके मन में आया कि बहुत हुआ, अब मुझे निकलना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जी। और हरियाणा प्रदेश पूरा का पूरा कृषि से संबंध रखता है और कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर 70% लोग खेती से जुड़े हैं और किसानों का जो एजिटेशन आंदोलन हुआ किस बात को लेके, जो अध्यादेश पास हुए जी। वो लोकसभा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे,
तब इस बिल को लेके आए थे कांग्रेस के लोग, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ खड़ा होकर समर्थन किया था, इसका विरोध किया था। जी। उस समय बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात को लेके देश में और प्रदेश में आगे है। ठीक। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश में, तब वही एजेंडा जो कांग्रेस वाला था भारतीय जनता पार्टी ने ले आई और बिल पास कर दिए, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो ये लगा अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अपनी बात को पे कायम नहीं रही, पहले वाली बात पे कायम नहीं रही। सुषमा स्वराज जी ने इसको विरोध किया था, लेकिन अब लगता है अभी किसानों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इस बात को लेके हम सबसे पहले किसान हैं और खेती बाड़ी से हमारा रोजगार है। हमारे को लग रहा अभी ये जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है ये तो पास नहीं किया। इस मुद्दे को लेके किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और किसान आज सड़कों पे हैं। इस मुद्दे को लेके हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और ऐसी पार्टी के अंदर हम आज शामिल हुए जिसने हमेशा ही चौधरी देवलाल जी की नीतियों से किसान को फ़ायदा हुआ और कार्यकर्ताओं की बात को अहमियत मिलती है। यहाँ पर माननीय चौधरी चौटाला साहब हमेशा कार्यकर्ताओं के पक्ष में रहे, उनकी बात सुनते हैं, और इसी तरह से अभय सिंह जी भी कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। और कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश का ये चाहता है भी इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं के पक्ष में रहता है और किसानों की समस्या, दुकानदारों के, छोटे गरीब लोगों की आवाज़ को उठाता रहा। हम सब इस बात को सोच के आज इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हुए। आपने क्या अपनी बात रखने की कोशिश की थी जब आप बीजेपी में थे और आपकी बात नहीं सुनी गई, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? देखिए, प्रोसीडिंग अगर आप निकाल लें विधानसभा की तो उसमें आपको साफ नजर आ जाएगी बात। कोशिश नहीं की, संघर्ष किया था। जी सर। कोशिश करना अलग बात है। जी जी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लड़ाई लड़ी थी। जी जी। वो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में ये एक बार एजिटेशन हुआ मेरे पास भी है, मैं एमएलए था, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। जी मैं सर। भी दे दूंगा आपको। जी सर जरूर। तो विधानसभा में एक बार ये मुद्दा आया था किसानों का, ट्रैक्टर थाने में खड़े कर लिए थे एजिटेशन के टाइम। मैंने अपने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई थी, ट्रैक्टरों की जगह थाने में नहीं हुआ करते, ट्रैक्टर की जगह तो खेत में होती है, खेत में होने चाहिए। हमने किसानों का पक्ष तब भी लिया और किसानों के लिए जो खेत के रास्ते हैं उनको अपने काल में हमने बहुत सारे रास्ते बनवाए, 200-300 रास्ते खेतों के बनवाए, क्योंकि जिस तरह से नेशनल हाईवे देश के अंदर महत्व रखते हैं देश के विकास के लिए, इसी तरह से खेतों के रास्ते किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं विकास का। क्योंकि नेशनल हाईवे पे तो किसान कभी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में जाता है, लेकिन खेत में तो 3-4 चक्कर लगते हैं हर रोज़। इसलिए वहाँ के रास्ते हमने खेतों के अपने शासनकाल में बहुत सारे रास्ते बनवाए और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। जी। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस कृषि अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं, जिस पर भी अलग अलग राय बने। आप क्या कहेंगे, जो समर्थन कर रहे हैं क्या उन पर ये किसी न किसी तरह का प्रेशर है या क्या वजह है कि वो समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी सर। एक सिंगल किसान भी आप बताएं कि उसने समर्थन में बयान दिया हो, एक सिंगल। बीजेपी का ये दावा है सर, इसलिए मेरा सवाल था। मैं बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति की मौजूदगी में कह रहा हूँ जी। और प्रेस को कह रहा हूँ, बीजेपी वाले एक नाम भी तो बताएं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। जी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो असल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी। और जो नेता जो कह रहे हैं, मेरे को लगता है वो जो कह रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं इस बात की समझ होनी चाहिए। वो कहते हैं हम बिचौलियों को ख़त्म करेंगे, सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन हम जानना चाहते थे भाई बिचौलिया कौन है। आज जीरी की फसल है, मंडी में आती है, मंडियों में आड़ती है, लेबर उनके पास, वो उसको साफ़ करके तैयार करके फिर वो सरकारी अधिकारी को बुलाते हैं जिसकी खरीद होती है एजेंसी की, एफएड है, सोसाइटी है, एफसीआई है, और वो खरीदती है उसको। सरकार ही तो खरीदती है सारा, सरकार खरीद के फिर सेलर वाले से चौल कटवाती है। तो इसमें बिचौलिया कौन है? सरकार। तो ये लोग सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार को तो वैसे ही लोग ख़त्म कर देंगे। जी। जी। सरकार को ये समझ नहीं आ रही बिचौलिया कौन है। अब गेहूं कौन खरीदता है? गेहूं भी सरकार खरीदती है, अब सरकार ही बिचौलिया होगी। अब ये वास्तव में जो कह रहे हैं इनको समझ होनी चाहिए, बिचौलिए तो ये खुद लेके आने लग रहे हैं अब। जी जी जी।
अब जैसे रिलायंस है, अडानी है और बड़ी घराने हैं, उनको लेके आएगी, उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। जी जी बिचौलिए खुद लेके आएंगे और उल्टा ये कह रहे हैं हम बिचौलियों को ख़त्म करेंगे। संक्षिप्त में एक ही बात बता दूँ आपको जी कि मौजूदा सरकार की सोच ये है हाँ कि इस किस्म के कानून बनाए जाएं जी जिससे इस देश के आम नागरिक का पैसा उन 15-20 बड़े उद्योगी घरानों के पास चला जाए। इसलिए न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार सभी दुखी हैं इससे। एक सिंगल व्यक्ति भी तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इन तीनों, और बात को छोड़िए, 3 लेटेस्ट जो अध्यादेश इन्होंने कानून की शक्ल दी है उनका समर्थन करने वाला कोई भी एक व्यापारी, कर्मचारी, कोई किसान, किसी एक की तरफ से भी समर्थन आया तो बताओ। जी ये उन उद्योगी घरानों को हाँ जी सारा पैसा लुटा रहे हैं हाँ जी ताकि उनसे आसानी से लिया जा सके। और इसी बात का विरोध जो है वो श्याम सिंह राणा जी से से भी हमने सुना कि इसी बात का विरोध। जी हम विरोध कर रहे हैं मेहनत कश आदमी की मेहनत की कमाई को कोई लुटेरा ना लूटे। जी हमारी सोच ये है। जी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राणा जी आपकी क्या योजना है, कैसे आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होते हैं और कार्यकर्ता जब लग जाएगा तो पार्टी के पक्ष में जाएगा रिजल्ट, चुनाव जीत जाएंगे। जी अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरह से प्रदेश में हालात बन रहे हैं इसमें इनेलो का जो भविष्य है बड़ौदा उपचुनाव में, वो लक्ष्य यही है चुनाव में। चुनाव आज हमारे तरह से देखते हो आप भी चुनाव के अंदर कि पार्टी ने जो निर्णय लिया जो कैंडिडेटों का, वहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो लगातार काम में लगा हुआ है, उसको टिकट दिया। और दूसरी पार्टियां को आपने कैंडिडेट देख लिए जो कार्यकर्ताओं को छोड़ के दूसरों को टिकट दे देते हैं। तो कार्यकर्ता इस बात से और इस बात को लेकर नाराजगी भी दिख गई। नाराजगी भी दिखाता है। वो कार्यकर्ता को अगर हम आगे रखेंगे, कार्यकर्ता उसके साथ लगता है और जनता उसके साथ लग जाती है। और कार्यकर्ता गांव की हर समस्या को समझता है, गांव की कठिनाई को समझता है, क्यों वहाँ का रहने वाला 24 घंटे उसमें रहता है, इसलिए चुनाव जीतना आसान है। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के साथ पीटीसी न्यूज की तमाम मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत।